नमस्कार बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 का जो लेसन पढ़ाए हुए थे उसी लेसन का हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि आज किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका क्या क्या आंसर होगा और उसको बेहतर तरीके से क्या है फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है प्रश्न का, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। उत्तर में आप देखिए लिखना होगा, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का में की। आरंभ में लगभग 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब इस्लाम के सिद्धांतों एवं विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे थे। यहीं से इस्लाम धर्म का उद्भव माना जाता है। मक्का आपको पता है कहाँ है, आपको फिर दिखा देते हैं कि मक्का कहाँ है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। 632 ईस्वी में। ठीक, अब हम थोड़ा दिखा देते हैं कि आपको मक्का कहाँ है और मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। देखो बच्चों, ये आपका भारत है, ये देखिए पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये देखिए ईरान है और यही ईरान के बाद जो ये दिख रहे हैं ना, ये फ़ारस की खाड़ी है, इसे फ़ारस की खाड़ी बोला जाता है। यहीं से लेकर ऐसे 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 ये लाल सागर का ये क्षेत्र है, देखिए ये लाल सागर है, इसके बाद ये अरब सागर है। अरब सागर ये देख रहे हैं ना, इसे अरब सागर बोला जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या बोला जाता है, अरब देश के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर स्थित है देखिए कि मक्का, जहाँ पर किनका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था। ठीक, ये देखिए अरब सागर है, ये आपका देखिए लाल सागर ये लिखा हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है ये फारस की खाड़ी है, इसे फारस की खाड़ी बोला जाता है, फारस की खाड़ी। ठीक, ये वाला क्षेत्र फारस की खाड़ी बोला जाता है। ठीक, और आप लोग देख लीजिए, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, यहीं से तुर्क लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक, ये अरब है, ये अरब हैं, तो अरबों ने भारत पर यहाँ से आक्रमण किया था, ये हमने बताया हुआ था आपको। ठीक, फिर आगे देखिए क्या है, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन कबीलों के लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते थे, यहाँ पर मूर्ति पूजा तक प्रचलित थी। इन्हीं कबीलों के बीच आपसी प्रेम एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब देखिए, पहले तो आप हम बताते हैं अरब देश कहाँ है, और फिर देखो बच्चों, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, और ईरान के जस्ट बगल ये जो जल दिख रहा है ना, ये इसे फ़ारस की खाड़ी बोलते हैं। और ये ऐसे करके, और ये इधर जो है कि देखिए ये लाल सागर है, लाल सागर, और लाल सागर के नीचे ये देखिए ये अरब सागर है। इन्हीं के बीच ये जो भूभाग है इसी को हम क्या बोलते हैं, अरब देश बोलते हैं। और यही देखिए ये मक्का दिया गया है, जहाँ पर किनका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और यहीं पर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, हमने बताया था 570 ईस्वी में। यहीं से आप देखेंगे कि अरबों ने कहाँ पर, भारत पर आक्रमण किया हुआ था, यहीं से भारत पर आक्रमण किया हुआ था। यहाँ देखिए ये तुर्क हैं, तुर्कों ने फिर यहाँ से अपने आक्रमण किया था। तुर्क कौन था, तुर्कों ने महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। फिर अरबों ने कौन सा आक्रमण किया था, कौन सा शासक था, इसमें मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया हुआ था। तो देखिए ये बता रहा है कि अरब देश में छोटे छोटे कबीले थे। देखिए अरब देश यही था ना, ऐसे करके था, तो यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे कबीले थे जो एक दूसरे से हमेशा क्या है, लड़ते रहते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इससे लड़ाई हो रही है, इसकी इससे लड़ाई हो रही है, ये इससे जो है कि चोरी छीना झपटी कर रहा है। तो क्या होता था इससे कि एक दूसरे के क्षेत्र में हमेशा को हर एक दूसरा कबीला क्या करता था, आक्रमण करने की कोशिश करता था। अब जब आप एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति होगी वो क्या करेगी,
आपको आसानी से पराजित कर देगी। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने सोचा कि जब एक दूसरे से आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपका आर्थिक विकास नहीं होगा, आपका सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे धर्म की स्थापना करें जो क्या करे कि सबको एक साथ जोड़ ले और सब जो है एक साथ मिलकर निवास करें और एक धर्म के अधीन क्या है आगे बढ़ें। तो इस कारण मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इन कबीलों ने धीरे धीरे क्या है इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म का धीरे धीरे विकास हुआ, ये अरब देश है यहाँ विकास हुआ, फिर इसके बाद इस्लाम धर्म आगे चलकर अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचा, फिर यूरोप में पहुँचा, मध्य एशिया में पहुँचा, फिर भारत में पहुँचा। मतलब धीरे धीरे कहने का आशय है इस्लाम धर्म का विकास होता चला गया। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रश्न का है अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा, सूची बनाइए। अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तब भारतीय लोग इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। इस दोनों के मध्य रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और विज्ञान आदि का आदान प्रदान हुआ जो निम्नलिखित है। भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी समोसा। यहाँ तक कि कचौड़ी समोसा भी हम लोग किससे सीखे, अरबों से सीखे। अरब कौन थे, हमने बताया कि जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया हुआ था पहले 712 ईस्वी में, वही अरब देश, वहीं से हम लोगों ने क्या सीखा, कचौड़ी बनाना और समोसे बनाना जो हम रोज़ खाते रहते हैं। अब देखिए अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। अरबों ने हमसे बहुत कुछ सीखा, हमने उन्हें बहुत कुछ क्या सिखाया। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, जैसे 1 2 3 4 है ना, ये हमने अरबियों को सिखाया, नहीं तो उन्हें अभी तक क्या है नहीं पता था। ज्योतिषी, जैसे नक्षत्र है, भविष्य बताते हैं ना हाथ देखकर कि आप हाथ दिखा दीजिए तो आपका भविष्य बता देंगे, तो यही इसी को हम ज्योतिषी बोलते हैं। तो वो भारतीयों ने सिखाया अरबों को। गणित का ज्ञान हमने दिया अरबों को, अंकमाला, ज्यामिति ज्ञान, ये सब हमने दिया, हमने सिखाया अरबों को। फिर शतरंज का खेल भारत में बहुत पुराना है, ये भी भारतीयों ने ही अरबों को सिखाया। फिर भारतीय संगीत में हम लोग बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हमने देखे, तो इन भारतीयों ने क्या है अरबों को सिखाया। फिर इसके बाद चिकित्सा, आयुर्वेद का ज्ञान। आयुर्वेद हमारे यहाँ जानते हैं बहुत प्राचीन समय, मतलब पतंजलि, फिर इसके बाद धन्वंतरी, सुश्रुत जैसे जो है कि चिकित्सक हुए जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया या बेहतर चिकित्सक थे। उन सब चिकित्सकों के जो पुस्तकें थी बाद में अरबी आए तो उनका अनुवाद करके अरबों ने उससे चिकित्सा सीखा। या घा है क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था। महमूद गजनी का सुल्तान था। आपको गजनी पता है, अफगानिस्तान में है। उसने हिंदुस्तान पर 1000 से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। वह भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहता था। दरबारी कवि उतबी के अनुसार, उसका दरबारी कवि उतबी है तो वो बताता है कि महमूद गजनवी भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वह यह चाहता था कि भारत में जो मूर्तियां हैं उसको ध्वस्त कर दिया जाए और ध्वस्त करके इस्लाम धर्म की क्या है पूजा पाठ किया जाए या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस कारण से वह भारत पर एक उद्देश्य यह भी था कि इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार किया जाए, तो इस कारण भी उसने भारत पर आक्रमण किया। फिर धन जुटाने के लिए ताकि सेना को मजबूत कर सके जो ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके।
भारत क्या है, बहुत अधिक संसाधनों से संपन्न देश था। यहाँ राजा बहुत अमीर थे, इतने सोने चांदी जवाहरात उनके पास थे कि दुनिया के जितने भी शासक थे उनको आकर्षित करते थे। जैसे आपको पता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, इसीलिए आक्रमण किया क्योंकि उसे भारत का वैभव दिख रहा था, उसे भारत की धन संपदा दिख रही थी, उसे लग रहा था कि यहाँ से ढेर सारा उसे धन मिलेगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे दारा प्रथम ईरानी एक शासक था, वो भारत पर आक्रमण करता है। इसी तरह से आप पता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरब देश का रहता है वो भारत पर आक्रमण करता है कि यहाँ की जो है कि मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि ये आर्थिक रूप से इतना संपन्न क्षेत्र था जिसे भारत प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण से सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि ये क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न क्षेत्र था। इस कारण हर शासक की ये निगाह होती थी कि हम इस पर आक्रमण करें और इसकी क्या है धन संपदा, इनके जो सोने चांदी हैं उनको छीन कर लेके जाएं ताकि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। और महमूद गजनवी जो है इसी उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, देखिए ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में ही गजनी है, यहीं से मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। यही अफगानिस्तान, यही गजनी भी है, यही गोर भी है। गजनी और गौर ये दोनों कहाँ हैं, अफगानिस्तान में हैं। ठीक, ये अफगानिस्तान में महमूद गजनवी का शासन था, तो वो चाहता था कि अपना ये ईरान पर अपना साम्राज्य प्रसार करे, वो तुर्कमेनिस्तान पर चाहता था अपना साम्राज्य प्रसार करे, वो चाहता था कि भारत में अपना साम्राज्य प्रसार करे। इस कारण से वह सोच रहा था कि उसके पास जब तक धन नहीं होगा तब तक वह अन्य क्षेत्रों पर कैसे विस्तार करेगा, क्योंकि सेना के लिए आपको रसद की आवश्यकता होगी, सेना के लिए आपको बेहतर उपकरण की आवश्यकता होगी, बेहतर घोड़े की आवश्यकता होगी, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? ये सब आपको जब तक आपके पास धन नहीं होगा तब तक आप इन सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से महमूद गजनवी जो है वो भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ से धन लेके जाता है और धन लेकर जाकर इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करता है कि ईरान को जीत सके, ताकि खुरासान को जीत सके, इन क्षेत्रों पर अपना क्या है कब्जा कर सके। फिर अगला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तुर्क आक्रमण के समय भारत में 100 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही संघर्षरत थे, जैसे चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता चंदेल शासक परमार द्वितीय से, परमार शासक भोज और गढ़वाल शासक जयचंद्र से थी। इन्हीं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे शासक हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और सफल हुए। मतलब कहने का आशय कुल मिलाकर ये है कि भारत में लगभग 100 से अधिक राज्य थे जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। जब आप एक चीज़ याद रखिए कि एकता में हमेशा क्या होता है, बल होता है। अगर आप एक हैं तो आपको कोई जल्दी पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में क्या था कि छोटे छोटे 100 से अधिक राज्य थे जो एक दूसरे के राज्य पर हमेशा क्या चाहते थे, कब्जा करना, कि हम इस राज्य पर कब्जा कर लें, हम चौहानों पर कब्जा कर लें, हम जो है कि गढ़वालों को कब्जा कर लें। तो ये राजा एक दूसरे से हमेशा संघर्षरत रहते थे, हमेशा युद्ध होता रहता था इन दोनों के बीच में या इन सभी राज्यों के बीच में। तो इस कारण जो बाहरी व्यक्ति है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा ले जाता है। तो ऐसे ही भारतीय शासक एक दूसरे से आपस में घर में लड़ रहे थे और दूसरा शासक मतलब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और सबको पराजित करता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह समझ लेता है कि ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो हमें इनको जीतने में आसानी होगी। प्रश्न 4 है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? जैसा कि हमें पता है कि महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत का
कोई शासक टिक नहीं पाया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। राजपूत राजाओं की एकता का अभाव। अभी हमने बताया कि राजपूत राजाओं का एकता का अभाव क्यों था, क्योंकि वहाँ पर 100 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे जो एक दूसरे से आपस में हमेशा लड़ाई लड़ते रहते थे। तो जब लड़ाई करते रहेंगे तो आप पर कोई तीसरा व्यक्ति आप पर हमला करेगा और आप पर विजय करके चला जाएगा। फिर दूसरा, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। तीसरा है तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। मध्य एशिया में सबसे बेहतर किस्म के घोड़े पाए जाते हैं, इस कारण उनकी सेना में ज़बरदस्त बेहतर तरीके के घोड़े पाए गए, जिसके कारण वे फुर्तीले थे और तेज़ी से वार करने में सक्षम थे। और भारतीयों के पास युद्ध हाथी के द्वारा करते थे। हाथी आप जानते हैं कि धीरे 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 चलती है, जबकि घोड़े एकदम 100 की स्पीड में दौड़ते हैं। तो हाथी जब तक 2 लोगों को मारेगी तब तक घोड़े पर सवार व्यक्ति कम से कम 20 लोगों को मारेगा। तो इसलिए तुर्क क्या हो गए, सफल हो गए। तुर्क सेना के पास ये तो हो गया तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। कुशल तीरंदाज होने का मतलब है कि घोड़े पर बैठकर और कोई व्यक्ति तीर बरसाए तो कितने लोगों को वो मार सकता है। अनुमान कीजिए कि कोई व्यक्ति तलवार से हमला कर रहा है और कोई व्यक्ति तीर से मार रहा है, तो तीर वाला ज़्यादा घातक होगा क्योंकि वो दूर से वार कर सकता है और तेज़ी से वार करेगा। तो इस कारण से तुर्कों ने भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। इसके बाद भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच या छुआछूत की भावना कि जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं या उच्च वर्ण के जो राजपूत हैं, वे सब क्या समझते थे, जो नीची कास्ट के लोग थे या नीची जाति के लोग थे उन्हें अछूत समझते थे और उन्हें युद्ध में या सेना में रखने से हमेशा परहेज करते थे। अब आप एक चीज़ आप सोचिए कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति बेहतर सैनिक क्षमता रखता है, बेहतर तीरंदाजी करता है, बेहतर तलवार चलाता है, केवल इस कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए कि वह क्या है, अछूत परिवार से है, तो सेना में क्या है, एक योग्य व्यक्ति की कमी हो जाएगी, एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस कारण से भारत में जो छुआछूत की स्थिति थी, जो जातिपात की स्थिति थी, इस कारण से जो योग्य व्यक्ति था वो सेना में ना जाकर जो अयोग्य व्यक्ति थे वो सेना में पहुंच जाते थे। इस कारण भारतीय सेना और कमज़ोर हुई। ठीक, दूसरा प्रश्न करिए, सही मिलान कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। इसके बाद सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने किसको पराजित किया था? सिंध के शासक दाहिर को। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। फिर हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। हिजरी संवत क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब मक्का में मोहम्मद साहब पर लोगों ने हमले किए तो उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो जब वे मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, उसी को हम बोलते हैं हिजरत या हिजरत बोलते हैं। तो उसी समय से इस्लाम धर्म का संवत स्टार्ट होता है। जैसे भारत का संवत है, राष्ट्रीय संवत शक संवत है, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। इसी तरह इस्लामिक देशों में जो संवत है वह हिजरी संवत बोला जाता है, जिसका प्रारंभ 622 ईस्वी से होता है। आगे देखिए, तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। अलबरूनी कहाँ का निवासी है? मध्य एशिया के खीवा का। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। कौन कौन हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब आक्रमण कब से कब किया था?
1000 से 1025 तक। मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूरराज द्वितीय ने पराजित किया। इसे कब पराजित किया था? 1178 ईस्वी में। देखिए बच्चों, आपको दिया है प्रोजेक्ट वर्क आगे। निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित वर्तमान स्थान में किस देश में है? शिक्षा की सहायता एवं ICT का प्रयोग करते हुए खोज कर लिखिए। इसमें देखिए महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे सिंध दिया हुआ है। सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। और सिंध पर आक्रमण किसने किया हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब आक्रमण किया हुआ? 712 में। तो वो फेमस स्थान पूछा हुआ है कि किस देश में स्थित है। तो देखिए सिंध कहाँ स्थित है? सिंध किस देश में है? पाकिस्तान में है। यहाँ की राजधानी कहाँ है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। खीवा किसका जन्म स्थान था? अलबरूनी, जिसने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो खीवा कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उज्बेक है। गजनी, महमूद गजनवी का यह राज्य था जहाँ महमूद गजनवी शासन करता था, वह गजनी से ही शासन करता था। तो वो स्थान पूछ लिया है, वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? पाश्तो है। गोर से कौन शासन करता था? मोहम्मद गोरी ही अफ़गानिस्तान से शासन करता था। उसने गोर से ही भारत पर आक्रमण किया हुआ था। तो गोर कहाँ पर स्थित है? अफ़गानिस्तान में स्थित है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा पाश्तो है। मदीना क्यों फेमस है? क्योंकि मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की। लेकिन जब उनके आसपास के कबीलों ने इस बात को नहीं माना कि हम इस्लाम धर्म नहीं मानेंगे, तो उन्होंने मोहम्मद साहब पर आक्रमण कर दिया। और मोहम्मद साहब को भागकर कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। और वहीं मदीना में मोहम्मद साहब रहे और वहीं मदीना में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो इस कारण मदीना फेमस है। तो मदीना सऊदी अरब में है और इसकी राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब की राष्ट्रीय भाषा अरबी है। अच्छा, आगे चल के देखते हैं कि ये देश कहाँ पर हैं और इनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक, हमने बच्चों आपसे चर्चा की। देखिए ये आपका भारत है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी देखिए ये इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में सिंध यही देखिए, यही सिंध है। तो पाकिस्तान के सिंध, पहले पाकिस्तान कहाँ था? भारत में था। तो इस कारण पहले पाकिस्तान भारत में था, इसलिए उसे हिंदुस्तान कहा जाता था। हमेशा बार बार चर्चा होती है कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो चर्चा होती है कि मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं पर आक्रमण किया हुआ था। आगे देखिए दूसरा वो पूछा खीवा, ये उज्बेकिस्तान दिख रहा है ने, और इसकी राजधानी देखिए ताशकंद है। यहीं पर अलबरूनी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में एक प्रांत है, उसकी राजधानी खीवा है। तो खीवा इसलिए फेमस है। फिर आगे देखिए, आगे पूछा गजनी और गोर, ये अफ़गानिस्तान आपको दिख रहा है ना, यही, और यही इसकी राजधानी काबुल है। यहीं पर मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी दोनों यहीं से भारत पर आक्रमण किए, भारत पर। ठीक, और आगे देखिए ये आप देखिए ये सऊदी अरब है, यही है सऊदी अरब का क्षेत्र। और यही देखिए इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। और ये मदीना है और ये मक्का है। मक्का में ही मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और वो आगे चलकर मदीना चले गए। तो मदीना में ही उनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर वो निवास किए, अपना जीवन के अंतिम क्षण वो मदीना में ही बिताए। तो इस तरह से ये सऊदी अरब का मदीना फेमस है, मक्का फेमस है, ये क्षेत्र फेमस है। देखिए उज्बेकिस्तान का ये क्षेत्र बता दिए, अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, हमने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर को बेहतर तरीके से बताया है। उसमें अगर कोई गलती हो या कोई समस्या हो तो आप उसमें कमेंट पर लिखिए, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। और आप बताइए कि किस तरह से आपको समझ में आएगा और क्या क्या आपको समझाना है वो भी हम बताएंगे। अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर या पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 आपके साथ हम कुछ दिनों बाद शेयर करेंगे।